नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शब्द रचना, उपसर्ग व प्रत्यय, वाक्य रचना। मतलब शब्द रचना, उपसर्ग व प्रत्यय और अर्थ और वाक्य रचना। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको जो है वर्णमाला, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य रचना, ये सब चीज़ें डिटेल में आपको मैंने बताया। तो आज हम उन्हीं जो है उपसर्ग व प्रत्यय और वाक्य रचना की एक प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ हैं और अगली जो जितनी भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए। आपको अगर समय नहीं है देखने का तो सिर्फ अपनी इस वीडियो को सुनिएंगे भी तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और अगर आप किसी भी परीक्षा हिंदी से, ज़रूरी नहीं है कि UP TGT PGT ऐसी कोई भी परीक्षाओं की तैयारी जो है कर रहे हैं अगर हिंदी से, तो आपको मेरी वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं अगर, तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, अगर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छी लगे। और अगर मेरी पढ़ाने आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हम आज की प्रश्नोत्तरी को ध्यान रखते हुए आपको मतलब बताना चाहते हैं, ठीक है। तो शब्द रचना व उपसर्ग व प्रत्यय। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर हैं, तो आप इतना मतलब सोचिए कि बस हमको इसे हल करना है, ठीक है। सूची एक में दिए गए पहला क्वेश्चन है कि सूची एक में दिए गए धातु को सूची दो में दिए गए प्रत्यय से सुमेलित कीजिए। सूची एक में क्या है? पहला है पाठ, दूसरा है चाल, तीसरा है झटक और चौथा है पशु। और सूची दो में है इक, दूसरा है आ, तीसरा है अक और चौथा है अक। अब आपको देखना है कि इसमें जो है क्या कौन कौन से एक हैं। तो देखिए, पहले का चौथा पाठक, ठीक है। उसके बाद दूसरे का चालक, हाँ। उसके बाद तीसरे का, फिर तीसरे का है दूसरा झटका, फिर चौथे का है ये पांचवा मतलब पहला पशु इक। पहला हमारा मतलब देखिए, आप लोग फिर से बताती हूँ मैं आपको कि पहला उपसर्ग लगाना है या प्रत्यय लगाना, ठीक है। पाठक हक, ये पहला का है। उसके बाद चालक, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, एक मिनट, सॉरी। तो पहला है हमारा चौथा, ठीक है, ये पाठक, ठीक है, ये पहला है। दूसरा हमारा है चालक, प्रत्यय लगाना है। झटका दूसरा, और पशु क्या होगा? पशु इक, पाश्विक ना, तो ये होगा चौथा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद देखिएगा, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी, तो यहाँ पे अधि उपसर्ग है, ठीक है। इसका उपसर्ग क्या होगा? अधिकारी में अधि प्रत्यय है। तीसरा देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में, तीसरे का है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो अ उपसर्ग किस में है? अकथ में भी अ उपसर्ग है, अभेद में, अचूक में, अनुज में। तो देखिए, अकथ में अ उपसर्ग लगाया अकथ, भेद में अ लगाया अभेद, चूक में अ लगाया अचूक, लेकिन अनुज नुज कोई शब्द नहीं है, तो अ इससे पहले सही, तो हमारा क्या सही हो जाएगा? अनुज। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? निम्नलिखित में से किस प्रत्यय शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो पहला हो जाएगा शेरनी, इस मोरनी, सी नौकरानी, चौथा है कुटनी। तो देखिए, नौकरानी आनी, तो यहाँ पे हमारा नी प्रत्यय नहीं है, जबकि शेरनी, शेर का नी प्रत्यय शेरनी, मोर का नी प्रत्यय मोरनी, कुटनी का कुट प्रत्यय का नी, कुट शब्द में नी लगाया तो कुटनी, ठीक है। तो ये हमारा
हो जाएगा नौकरानी, सी चौथे का। उसके बाद आप देखिए पांचवा है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, कौन सा शब्दांश है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, या शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के पहले लगता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, फिफ्थ का पांचवे का सी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे छठवां हमारा है अध्यक्ष। अध्यक्ष में, ठीक है, अध्यक्ष में हम अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, तो अध्यक्ष में हम अधि, अध, अत, अद, तो पहला हमारा हो जाएगा अधि उपसर्ग। फिर सातवां हमारा है संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में कौन सा उपसर्ग होगा, सन होगा कि बी होगा, सम होगा कि सी स होगा कि डी सत होगा, कौन सा उपसर्ग होगा संग्राम में, तो सम उपसर्ग बी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय, धानी प्रत्यय, ई प्रत्यय या आनी प्रत्यय। सावधानी आपको अच्छे से मतलब आ रहा है कि ई प्रत्यय होगा, सावधान होता है, फिर ई प्रत्यय लगाएंगे तो सावधानी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, देखिए यहाँ पे सावधानी, तो सावधान तो शब्द होता ही है, इसमें ई बड़ा ई लगा देंगे प्रत्यय में, तो कौन सा शब्द हो जाएगा, सावधानी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, जिंदगी, तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा, दगी, जिंद जी में दगी प्रत्यय होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें 10वां हमारा है हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है, मतलब अपशब्द कैसा शब्द है, तो आपको पता है शब्द एक शब्द है लेकिन उसके आगे अप उपसर्ग लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगमन में उपसर्ग है, आ उपसर्ग, बी में आ उपसर्ग, सी आग उपसर्ग और डी मन उपसर्ग। तो आप सबको पता है कि गमन एक शब्द है जिसके आगे आ लगा है, तो ये हमारा आगमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ये प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही लाभदायक होगी आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम के लिए, तो आप प्लीज़ इसे देखिएगा, ठीक है। रसोइयाँ में प्रत्यय है, रसोइयाँ में कौन सा प्रत्यय होगा, या प्रत्यय होगा या इया प्रत्यय होगा या आ प्रत्यय होगा या रस प्रत्यय होगा। रसोइयाँ तो इया, या ना, आपको पता चला रसोई और या, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका इया प्रत्यय। उसके बाद आप देखिए नंबर 13वां है आपका उपसर्ग बताइए। अति इंद्रिय, तो इसमें कौन सा है, इंद्रिय, तो उसमें अति लग गया, तो कौन सा हो जाएगा, अति उपसर्ग। नंबर 14वां है धातु के अंत में, प्रश्न नंबर 14 कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कैसे प्रत्यय होते हैं, पहला है क्रिया घोतक प्रत्यय, बी है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, भाव घोतक प्रत्यय। तो मैंने आपको बताया था धातु के अंत में अगर जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, कृत प्रत्यय। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। धातु के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद आप देखिए ब उपसर्ग किसमें है, ब उपसर्ग किसमें है, तो बदबू, बदौलत, बदनाम, बदहजमी,
तो ब उपसर्ग किस में है बताइए आप लोग? बदबू, बदनाम। तो यहाँ देखिए बदनाम, बदौलत, बदहजमी। तो यहाँ पे बदौलत शब्द में हमारा ब उपसर्ग है, क्योंकि बदबू एक शब्द है, बदनाम उसके बाद बदहजमी, इस ठीक है, यहाँ पे बद उपसर्ग है, तो यहाँ पे बदौलत में हमारा उपसर्ग होगा। बद इसमें भी है, बद इसमें भी है, नाम के आगे उपसर्ग बद लगा दिया तो बदनाम हो गया, बू के आगे बद लगाया तो बदबू हो गया, हजमी के आगे बद लगाया तो बदहजमी हो गया, लेकिन दौलत के आगे ब लगाया इसलिए बदौलत। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दुकाल। दुकाल शब्द क्या है? दुकाल कैसा उपसर्ग है? प्रश्न नंबर 16। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? उर्दू है, फारसी है, हिंदी है, अरबी है। अब आपको लगेगा दुकाल कैसा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था कि दुकाल हमारा हिंदी उपसर्ग है। जिसने मेरी इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ इसको देखिए, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। और मैंने बताया था आपको कि हिंदी में कुल 10 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 10। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है, और उर्दू में 19 उपसर्ग होते हैं। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर हमारा है 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से प्रयुक्त में सही विकल्प चुनिए। कौन सा? एक मिनट, प्रयुक्त में से सही विकल्प चुनिए। क्या होगा सही विकल्प? मच्छरदानी। मच्छरदानी कैसा शब्द है बताइए? अनीय, अन या दानी, तो मच्छरदानी कैसा शब्द है? दानी, प्रत्यय क्या लगा है? दानी, मच्छरदानी। उसके बाद देखिए निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करिए। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, तो आप जब भी एग्जाम में जाइए अगर सही और नहीं लिखा हो तो आप उसको बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि वहीं तो सारे आंसर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए निम्न शब्द में, प्रश्न नंबर 18 का, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत, उद, अप, आ, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? उत उपसर्ग। ठीक है, इसके आगे आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में आप लोग देखिए सुनिश्चित में उपसर्ग है। सुनिश्चित में कैसा उपसर्ग है? सुनिश्चित में पर उपसर्ग है कि सु उपसर्ग है कि उ उपसर्ग है या सी उपसर्ग है? तो सुनिश्चित में कौन सा उपसर्ग है? आप लोगों को अच्छे से पता है कि सुनिश्चित में सु उपसर्ग है। प्रश्न नंबर 20 में धड़ाक में प्रत्यय है। धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप, ओक, तो धड़ाक में आक प्रत्यय, धड़ आक। ठीक है, धड़ाक। उसके बाद आप लोग देखिए 29 शब्द में उपसर्ग है। 29 शब्द में कैसा उपसर्ग है बताइए? उत उपसर्ग है या फिर उन उत उपसर्ग है या फिर उन उपसर्ग है या उन, हलंत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 29 में उन उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तीसरा, सी उपसर्ग है 29 में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे बहाव। प्रश्न नंबर 22 का है, बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? बहाव शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? तो बह है, हाव है, आव है, आवा है। तो यहाँ पे सी, आव, बह, आव, बहाव। ठीक है, उसके बाद देखिए बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो उपसर्ग कौन कौन से भाषा के हैं, ये संस्कृत के भी बताए थे, हिंदी के भी बताए थे, और मैंने आपको उर्दू और फारसी के भी उपसर्ग बताए थे। ठीक है, तो बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा के शब्द हैं? तो वो उर्दू भाषा के शब्द हैं। क्या आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से, प्रश्न नंबर 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है? रवैया,
खटैया, खवैया या बचैया। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है भैया? खवैया। ठीक है, ठटैया, बचैया, यानी तो खवैया शब्द जो है हमारा वो यहाँ सब प्रत्यय से बना है। प्रश्न नंबर 25 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब यहाँ तो बताना है कि उपसर्ग नहीं है। कौन सा है नहीं है उपसर्ग? 25वें का नहीं है। अपवाद उपसर्ग है, पराजय उपसर्ग है, प्रभाव उपसर्ग है, ओढ़ना उपसर्ग नहीं है। क्योंकि देखिए, वाद अपवाद, जय पराजय, भाव प्रभाव, ओढ़ना, ये कोई उपसर्ग इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 26, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ उपसर्ग है, या सु उपसर्ग है, या फिर आ धन सु है, या डी में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो असुरक्षित बहुत ही इजी है, आप सबको पता है कि इसमें असुरक्षित उपसर्ग होगा। नहीं, ये गलत है, इसमें आ उपसर्ग हुआ, यहाँ पे ये रॉन्ग दिया है। ठीक है, तो आप देखिएगा सुरक्षित में आ उपसर्ग लगाया गया है। कभी कभी इस सब में कोई भी गलत देता, हम डिटेल में पढ़े हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अधिमानता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है मानता एक शब्द होता है और अधि एक उपसर्ग होता है, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे दिए गए वाक्यों में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अब आप इसमें बताइएगा कि उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? तद्भव उपसर्ग है, विशेषज है, तद्भव है उपसर्ग है, या देशज है? तो आप सबको पता है कि यहाँ पे तत्सम उपसर्ग है, उप है ना, ये देखिए आप लोग यहाँ पे उप तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि उप प्रधानाचार्य आपको मैंने बताया था उप एक संस्कृत उपसर्ग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए संस्कृत उपसर्ग तो वो कैसे होते हैं? हमारे तत्सम होते हैं, है ना, तो वो संस्कृत के समझ लीजिए। ठीक है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। उपसर्ग को क्या कहते हैं बताइए? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। तो आपको सबको पता है कि उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। उसके बाद आप आगे देखिए, लोगों ने उसे मार मारकर अधमरा किया, लेकिन रेखांकित शब्द क्या है? फिर से देखिए प्रश्न नंबर 31, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? तो आप बताइए अपने रेखांकित शब्द क्या होगा? मार मार अधमरा, ये हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है, ये होगा उपसर्ग, अधमरा उपसर्ग होगा। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने, प्रश्न नंबर 32 है कि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए आप लोग? परसर्ग, क्योंकि शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को हम परसर्ग कहते हैं। तो ये हमको थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्योंकि हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले जो शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं परसर्ग। उसके बाद आप देखिए इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो बताइए किसमें उपसर्ग नहीं है? निर्शेष, निर्देश, निर्बल या निर्वाह। अब तो आपको पता है नी है, यहाँ पे नी है उपसर्ग है, ना कि निर उपसर्ग है। तो प्रश्न नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 24 का आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं?
तो बताइए आप लोग, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो ये हमारे हो जाएंगे भाववाचक, क्योंकि आहट है ना, तो इस आहट या आवट ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, भाववाचक शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में कैसा उपसर्ग है? प्रत्याशा में उपसर्ग है, प्रत्याशा शब्द में प्र तो आप देखिए प्रति, प्रत्या, तो कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति। प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग होगा। उसके बाद आप देखिए दूसरा, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इक प्रत्यय। औपचारिक में प्रत्यय है इक प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 37, देखिए जरूरी नहीं है कि मैं आपको पूरा विस्तार से इसमें बताऊं, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको सब पढ़ाया है, हर चीज़ बताई है। तो अगर आपको इससे सिर्फ एक समझ लीजिए रिवीजन की तरह, प्रैक्टिस की तरह हमको करना है, ठीक है, तो आपका रिवीजन इससे अच्छा हो जाएगा। तो देखिए उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? तो कर्ता के साथ विस्तार रहता है उद्देश्य में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये मत लगा दीजिएगा कर्ता विधेय, कर्ता के साथ पूछ रहा है, वाक्य के प्रकारों के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है सब। उसके बाद देखिए आप लोग, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है, क्या है? इसमें सभी चिट्ठियां क्या हो जाएगा? चिट्ठियां, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा उद्देश्य है वो हमेशा एक रहता है, इसके बाद का हमारा पूरा, ये देखो यहाँ पे डाक में भेजी गई ये विधेय होता है, आपको बताया भी था ये तो बहुत अच्छे से। 29, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। 39 का है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। तो शब्द भेद कितने होते हैं आप लोग बताइए? शब्द भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं कि 4 होते हैं कि 6 होते हैं कि 8 होते हैं? तो शब्द भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य, आपको साधारण वाक्य से बताया था, संयुक्त वाक्य बताया था, और क्या कहते हैं, ये मिश्र वाक्य बताया था। तो अब आपको बताना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के लिए राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, पहला है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, दूसरा है। उसे मान लिया कि दोष उसका है, ये तीसरा है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। आप यहाँ पे आपको पता चला कौन सा है? सी, उसने मान लिया कि दोष उसका है। मैंने बताया था दोनों बातें उसी पे रहेंगी, लेकिन मिश्र वाक्य में आप बताया था ना कि दोनों ही वाक्य जो है एक दूसरे के आश्रित रहेंगे। उसके बाद चलिए आप देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। वाक्य के प्रकार बताइए, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, उसके बाद निषेधवाचक या आज्ञावाचक, कौन सा होगा? यहाँ पे होगा विधान, मतलब एक बात होगी, कोई भी एक बात होगी कि मतलब वो बात उसमें, वो वाक्य में रहेगी, कोई एक बात, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इसमें, जिस वाक्यों में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया था कि इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि ऐसे शब्द अगर जुड़ेंगे तो वो हमारे कौन से वाक्य हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, ठीक है।
अब उसके बाद आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। दूसरा है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तीसरा है, वह पुस्तक राम की थी। और चौथा है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। दोनों वाक्य, दो वाक्य है ना, दो वाक्यों को मिला के बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग, और इसमें कोई भी ऐसे वो शब्द नहीं है। अब आप देखिए, उसके बाद देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 44। तो 44 का क्या होगा कि एक ही विधेय हो जिसमें, तो क्या होगा, वो एक सरल वाक्य होगा। मतलब एक ही क्रिया, एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, तो वहां पे एक ही विधेय होगा ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 45, मिश्र वाक्य है। कौन सा मिश्र वाक्य है? पहला है, उसने अपना घर लौटा दिया, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य है, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। तीसरा है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। या चौथा है, उसका सब कुछ खो गया। तो आपको प्रश्न का उत्तर बताना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके पास जो कुछ था वह खो गया है। ठीक है, ये हमारा मिश्र वाक्य है। उसके बाद आप देखिए, मुझे बताओ कि तुमने जन्म कब और कहाँ हुआ? मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? अब बताइए, इसमें ये तो मिश्र वाक्य हो गया है ना, कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 47। हमको कम से कम 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि हो सकता है कि इनसे बाहर ना जाए। तुम कहाँ जा रहे हो? 47 का है, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य प्रकार स्पष्ट करो। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य प्रश्न। तब देखिए कहाँ, ये तो बहुत इजी है, जहाँ प्रश्नवाचक शब्द आएंगे वहीं पे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ सरल भी रहते हैं, सब कठिन ही नहीं रहते सब प्रश्न। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? संयोजक अव्ययों द्वारा होता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अव्यय जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते, उन्हीं को तो हम अव्यय कहते हैं, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य में प्रयोग होते हैं। उसके बाद देखिए, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। अब आप इसमें बताइए कि इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? हुलास है, हरकत है, हमला है, हवाला है, बताइए। देखो, जब भी हम स्त्रीलिंग या मतलब जैसे लिंग की बात करें, तो आप कुछ मत करिएगा। लिंग कर अगर आपको पहचानना है तो आप उसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, है ना, नहीं करनी आया ना, तो यही हमारा हो गया स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आप जब भी आपको लिंग की पहचान करनी है, वाक्य बना दीजिए। प्रश्न नंबर 50 है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐसा बना दिए कि जो है संयुक्त वाक्य को सरल बना दे। ठीक है, कैसे बनाएंगे? वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह एक संयुक्त वाक्य है, उसे सरल बने। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था, या वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो देखिए इतना सरल है कि आप अभी देखिए, मैंने सब बताया, इसलिए, क्योंकि ना, तो आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों की पहचानिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला है, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी होगा यहाँ पे, ये थोड़ा गलत हो गया।
तो आप वहाँ पे देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बीच में यहाँ पे इंदिरा गांधी होगा, ऐसे ही कुछ भी मध्य लिख देते हैं वो लोग, ठीक है, इंदिरा गांधी होगा। तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। पहला हो गया। अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ है। मेरे ऊपर कृपा करें, है ना, मतलब वो करें तो बहुत, तो ये भी बी जो है हमारा अशुद्ध वाक्य, बी हमारा कौन सा है, अशुद्ध वाक्य, बहुवचन में उसकी बात बता रहा है। उसके बाद आप देखिए, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। अब देखिए, अब सुहावना, सुहावना क्या है, सुहावना, लिखाई, छलिया, इसे प्रत्यय ढूंढना है। तो सुहावना क्या हो जाएगा, आवना, खाई, या आवना ई, या वना आई, या, तो यहाँ पे होगा सुहावना, सुहावना, आवना, ठीक है। लिखाई, आई, छलिया, इया, ये प्रत्यय हमारे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, तो अलमारी हमारा पुर्तगाली शब्द है। अलमारी क्या है हमारा, पुर्तगाली शब्द है, ठीक है। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद आप देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। पहला है, यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। संकेत कर रहा है, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी। फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। तो यहाँ पे देखिएगा कि संकेत की बात हो रही, तो यदि वर्षा अच्छी हुई तो, मतलब पहले से कुछ पता नहीं है, फसल भी अच्छी होगी, यहाँ पे संकेत की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा पहला। उसके बाद देखिए, सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग है सत्य धन आचार, ये सबको पता है, ये बहुत इजी है, सरल है, इसको आप कर सकते हैं। अतियुक्त में उपसर्ग होगा। अतियुक्त में उपसर्ग, क्या कौन सा उपसर्ग होगा अतियुक्त में, तो ये होगा अधि, दूर, अति, उन। तो अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग आया, अति उपसर्ग आया। इसके बाद आप देखिए, समादर, समादर व संरक्षण में उपसर्ग है सम, प्रति, वि, उ। तो यहाँ पे समधन आदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उपसर्ग हमारा, समादर, सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो आप लोग रुक थोड़ा देखिएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक है, तो बार बार अभी इसके बाद की भी प्रश्नोत्तरी मैं कराऊंगी, और बहुत ही जितनी भी प्रश्न हैं वो ज़रूर है कि कोई परीक्षा से पूछे ही गए हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्याकरण में कुछ नहीं पुराना है। व्याकरण एक ऐसी चीज़ है कि हमको कहीं से भी पूछ सकता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या जो अभी नया क्वेश्चन क्या बनाएंगे, वही बनेगा ना। जो कितने बनाओगे भाई, न एक टॉपिक में आप कितने 100 200 कितने प्रश्न बना सकते हैं प्रश्न, तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे हैं, ठीक है। प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है, वि, प्रति, नि, उ। तो देखिए, पहला आप देखिए यहाँ पे तीन, पहली बात तो यहाँ पे तीन है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रत्युपदेश। अब आपको अच्छे से पता है कि इसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, तो कौन सा उपसर्ग है, प्रत्युपसर्ग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताइए। अध्यक्ष और व अधिष्ठाता में उपसर्ग कौन सा होगा, तो यहाँ पे अधि धन अक्ष, अध्यक्ष, तो यहाँ पे अध्यक्ष होता है अक्ष, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द उपसर्ग, निम्नलिखित में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें से उपसर्ग बताना है आपको कि ये इसमें से कौन सा उपसर्ग है, अभ्यास में, अभिमुख में, अभियान में।
आप उपसर्ग है कि अध उपसर्ग है, अन है कि अभि है, तो यहाँ पे अभि उपसर्ग है। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 72 है। प्रश्न नंबर 72 है, नी परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। नी परि उन उपसर्ग से संबंधित प्रश्न पहचानिए। तो क्या हो जाएगा, निबंध, परिजन और 29, ये पहला ही है, ठीक है, निबंध, परिजन और 29। हाँ, तो आप प्रश्न नंबर 42 देखिएगा, अरे 73वां देखिए, 42 कह रहे, सॉरी। अति उपसर्ग का अर्थ है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, समीप्य, सामीप्य, पीछे और। मैंने हर उपसर्ग के आपको अर्थ भी समझाए हैं कि किसके अर्थ माने क्या होता है, मतलब उसके क्या होती है उसकी मतलब। तो देखिए अति उपसर्ग का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो पीछे देख लेंगे ना, तो ये सब आपको आपका सही हो जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय और वाक्य से। निम्नलिखित में कौन सा, प्रश्न नंबर 74 का है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपयुक्त युक्त नहीं है, उपसर्ग युक्त नहीं है। क्या होगा, अरबी फारसी युक्त उपसर्ग नहीं है। समवाय, नाकाम, हम सफ़र, बेधड़क। तो आपको मैंने अच्छे बताया कि जहाँ पे सम होगा वो हमारा हिंदी उपसर्ग है, बाकी सारे हमारे क्या हैं, उर्दू उपसर्ग हैं। प्रश्न नंबर 75, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, कौन सा है, अवान, 49, अवान, 49, कपूत और उपमा। तो यहाँ पे अवान जो है वो हमारे कौन से शब्द हैं, अवान जो है उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जबकि पूत का लगाया तो कपूत, 49, 50 में उन लगाया तो 49। उसके बाद उपमा, उपमा में उ लगाया तो क्या होगा, उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। उपमा, इसमें भी उ, उपमा, ठीक है, इसमें सब में उपसर्ग है, लेकिन अवान, अवान में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। संस्कृत, प्रश्न नंबर 76 में संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, संस्कृत, हाँ, संस्कृत कितने उपसर्ग होते हैं, 22। अनुजीवी, अपशब्द, लाचार और प्रकर्ष। तो अनु संस्कृत उपसर्ग, अप संस्कृत उपसर्ग, प्र संस्कृत उपसर्ग, लेकिन ला हमारा संस्कृत उपसर्ग नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे छलिया, प्रश्न नंबर 78, छलिया पठनीय कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। छलिया, तो छलिया और पठनीय व कहानी में, तो छलिया या, पठनीय ईय और कहानी आनी, कह धन आनी, कहानी, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा प्रश्न नंबर 79, चर्मकार, प्रश्न नंबर 79 का, चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है। चर्मकार, चर्म धन कार, चर्मकार, प्रभा धन कर, प्रभाकर, तो पहला ही उपसर्ग है जो इसमें है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 80 में है, खिलाड़ी गमनीय शब्द का कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। खिलाड़ी, तो यहाँ पे आड़ी प्रत्यय है, गमनीय में ई प्रत्यय है, तो इसका 80 का क्या सही हो जाएगा, पहला। उसके बाद आप देखिए प्रश्न नंबर 81, गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गाने वाला, लघुत्तर, गाने वाला और लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें प्रत्यय होगा गाने वाला, वाला और लघुत्तर तर प्रत्यय, तो दूसरा 81 का बी सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए 82 पेज नंबर, अरे प्रश्न नंबर 82 में है कि खंडहर और लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। खंडहर, खंडहर में कौन सा प्रत्यय है, हर, और लुटेरा में एरा प्रत्यय है, तो सही कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातु, अभी आगे यही ये प्रश्न आया था, अब ये देखिए ये यूपी लोअर सब में आया था, ठीक है, मेंस में, ठीक है। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं कृत धातु। एक मिनट,
कृत धातु। ठीक है, याद रखिएगा ये प्रश्न, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आप सब हो सकता है नहीं। तो जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन प्रत्ययों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 84 है हमारा, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? संज्ञा सर्वनाम में जुड़कर, अब वो देखिए वो धातु में जुड़ते थे, ये संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय। ये देखिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 85 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, अब यहाँ पे समझ लीजिए इंपॉर्टेंट ये, पहला धातु में कृत प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय क्रिया में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान दीजिएगा। वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अविकारी शब्द जो दो शब्दों और वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं क्रिया। क्या कहलाते हैं? वो क्रिया। इसके बाद आप देखिए, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? बाप रे, अलमारी तो मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में ही आप इसको भी नोट करिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट में अलमारी को आप इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ठीक है, अलमारी किस भाषा विदेशी भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, इसमें मारी, इसमें आली, गाली, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही करके अपना याद करिए। 88, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हीं को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे पांडव क्या है? एक संज्ञा ही है। उसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 89, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 89 में रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। तो रिक्शा शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है, जैसे अलमारी, रिक्शा, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यह है जापानी भाषा का शब्द। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? पहला है विशालकाय, दूसरा है पुष्प, तीसरा है कुमुदनी, चौथा है पंकज। ठीक है, तो ये देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये पंक धन ज, तो यहाँ पे कीचड़ में जो कमल ऐसे कुछ था ना, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 91, निम्नलिखित शब्दों में इसलिए नहीं आपको डिटेल बता रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो शब्द पूछे गए हैं ये कैसे क्वेश्चन, कैसे इस प्रकार से प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ 30, 35, 50 प्रश्न नहीं है, कम से कम 100, 200 प्रश्न मैं कराऊंगी। बस आपको समझना है, देखना है, प्रैक्टिस करना है। भाई 200 से ज़्यादा आपको उपसर्ग प्रत्यय से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप देखिए एक बार मेरी पहले की वीडियो। ठीक है, और लंबी वीडियो है तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि हमें तो पढ़ना ही है। प्रश्न नंबर 91 में निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? योग रूढ़ शब्द कौन से हैं? तो यहाँ पे है चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी हो गए। कौन से शब्द हैं? चक्रपाणी, चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो अभी आपको पता है योग रूढ़ शब्द, मैंने रावण, दशानंद ना, ये सब सारे शब्द योग रूढ़ हैं, तो ये हमारे चक्रपाणी में आएंगे। ठीक है, चक्रपाणी आएगा। इया, इया क्या है? इया प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? या प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो वो हमारा है तेली, रंगीला, माली, अलबेली। तो जो इया प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, वो किस शब्द में नहीं है? तेली में नहीं है कि रंगीला में, माली में, अलबेली। तो वो जो है रंगीला में वो नहीं है। तेली शब्द, ये प्रत्यय हमारा रंगीला में नहीं, जबकि तेली में, माली में, अलबेली में है। उसके बाद आप देखिए
संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है बताइए? अलमारी हो गया, रिक्शा हो गया, अब रेलगाड़ी। रेलगाड़ी बताइए, ये हमारे संकर शब्द है, मतलब दो शब्दों से मिलकर बने हैं रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो भाषाओं के मिश्रण से बनते हैं। दो भाषाओं का जो मिश्रण होता है वही हमारा क्या होता है? संकर शब्द होता है। उसके बाद देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील, वकील हमारा अरबी भाषा के शब्द हैं। वकील हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। संकर शब्द क्या है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द, दो भाषाओं से सबसे मिलकर बना शब्द, यही हमारा हो जाएगा तद्भव। अरे संकर शब्द, संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हैं। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें हम कहते हैं देशज। इसके डिबिया, लिबरी है ना, ये सब सारी चीज़ें, लोटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत युग है? तो वो हमारा है अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो अफसोस फारसी शब्द है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, कारतूस अंग्रेजी शब्द है। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? कारतूस। कारतूस जो है अंग्रेजी शब्द नहीं है। ठीक है, एक मिनट, कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। उसके बाद देखिए, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द हमारे होते हैं, कौन से होते हैं? योद्धा, दशानन, राक्षस, सुर। तो दशानन, देखा मैंने बताया ना, रावण, दशानन, योग रूढ़ शब्द है, लेकिन बस वो किसी एक के लिए प्रयोग हो रहा है ना, रावण के लिए दशानन। लौकिक शब्द में प्रयोग कीजिए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है बताइए? लौकिक, किक, अक, इक। तो ये कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। तो बस आज की क्लास इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पे अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि जो वीडियो है आपके लिए लाभदायक है। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।